इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आप रियल एस्टेट सेक्टर पर पुराने प्रोजेक्ट्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेना चाहते हैं तो 1 अप्रैल 2019 से आपको क्या करना होगा। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रिवाइज स्कीम को नोटिफाई किया गया है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के अंतर्गत रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल अपार्टमेंट में डील करता है तो उसे स्कीम अप्लाई होगी। इस प्रकार ये स्कीम अप्लाई नहीं होगी यदि कोई व्यक्ति सिंगल हाउस या फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट में डील करता है जो कि रेरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस नई जीएसटी की स्कीम में जो है वो क्या रेट होंगे उसे हमने यहाँ पे कवर किया है। ये जो नई जीएसटी की स्कीम है वो 1 अप्रैल 2019 से कंपलसरी है, यानी कि जो नए जीएसटी के रेट हैं वो अप्लाई होंगे। यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो आप कंसीडरेशन चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से क्या उसमें ट्रांसफ़र ऑफ लैंड या फिर अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड की वैल्यू इंक्लूड है। तो उस केस में नए जीएसटी के रेट होंगे CGST 0.5% और SGST 0.5%, यानी कि टोटल 1%, या फिर IGST 1%। और इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के केस में। लेकिन यदि अदर देन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या फिर कमर्शियल अपार्टमेंट है तो उस केस में CGST का रेट 2.5% होगा और SGST का रेट 2.5%, यानी कि टोटल 5% आपको IGST चार्ज करना है। इस केस में भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे हमने जो रेट है उनका 2/3 किया है क्योंकि जो 1/3 वैल्यू है वो हमें रिड्यूस करनी होती है अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड के लिए या फिर वैल्यू ऑफ लैंड के लिए। लेकिन यदि आपने जो कस्टमर से चार्जेस लिए हैं उसमें ट्रांसफ़र ऑफ लैंड या फिर अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड की वैल्यू इंक्लूड नहीं है तो उस केस में जीएसटी के रेट इस प्रकार होंगे। CGST 0.75%, SGST 0.75% और टोटल 1.5%, या फिर IGST 1.5%। इस केस में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के केस में। लेकिन यदि अदर देन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या फिर कोई कमर्शियल अपार्टमेंट है तो उस केस में CGST 3.75% लगेगा और SGST 3.75% और टोटल IGST 7.5% विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का मतलब है जहाँ पे कि कारपेट एरिया से नहीं होता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी के केस में 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा और अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटी के केस में 90 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा। और जो ग्रोस अमाउंट चार्ज किया गया है वो 45 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का मतलब है बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, NCR, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। जो नई जीएसटी के रेट 1 अप्रैल 2019 से अप्लाई होंगे उन्हें आपको कैश में ही पे करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के द्वारा ही। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। यदि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 2019 से पहले ही चल रहा था तो उस केस में प्रमोटर के ऑप्शन दी गई है कि वो पुराने जीएसटी के रेट पे कर सकता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन इस केस में प्रमोटर को डिक्लेरेशन जुरिडिक्शनल कमिश्नर के पास सबमिट करनी होगी 10 मई 2019 से पहले। यदि प्रमोटर इस डिक्लेरेशन को सबमिट नहीं करता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने नई जीएसटी की स्कीम को ऑप्ट कर लिया है, तो उसे नई जीएसटी के रेट जो है उसके हिसाब से उसे जीएसटी पे करना होगा और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का क्या मतलब है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ऑनगोइंग मतलब प्रोजेक्ट का मतलब है कि जहाँ पे कि कमेंसमेंट सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट के लिए किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इशू करना था तो वो इशू कर दिया गया है 31 मार्च 2019 तक या फिर उससे पहले। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन है प्रोजेक्ट का वो स्टार्ट हो गया है 31 मार्च 2019 से पहले और इसके लिए जो सर्टिफिकेशन है वो किसी से भी लिया जा सकता है जो कि नीचे दिए गए हैं, यानी कि आर्किटेक्ट से जो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट पे रजिस्टर्ड हो, या फिर चार्टर्ड इंजीनियर से जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के पास रजिस्टर्ड हो, या फिर लाइसेंस सर्वेयर से जो कि लोकल बॉडी जो होती है सिटी की, टाउन की, विलेज की या फिर डेवलपमेंट प्लानिंग अथॉरिटी के पास से इशू होता है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि यदि कमेंसमेंट सर्टिफिकेट को इशू करने की आवश्यकता नहीं होती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा तो उस केस में उस अथॉरिटीज़ के द्वारा ये सर्टिफाई हो जो कि सब क्लोज ए के अंतर्गत मेंशन किया गया है, ताकि जो कंस्ट्रक्शन है प्रोजेक्ट की वो
31 मार्च 2019 या फिर उससे पहले जो है वो स्टार्ट हो जाए। यानी कि यहाँ पे जो 3 ये दिए गए हैं कंडीशंस जहाँ पे कि ये सर्टिफाई कर सकते हैं व्यक्ति, तो इनमें से कोई भी व्यक्ति एक सर्टिफाई कर सकता है कि जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो गया है उसकी कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं होना चाहिए, या फिर जो फर्स्ट ऑक्यूपेंसी है प्रोजेक्ट की वो नहीं होनी चाहिए 31 मार्च 2019 तक या फिर उससे पहले। इसके अलावा जो अपार्टमेंट की कंस्ट्रक्ट होना है प्रोजेक्ट के अंतर्गत, उसकी पार्टली या फिर पूरी तरह से बुकिंग 31 मार्च 2019 से पहले हो चुकी हो। इसके अलावा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है कि क्लोज ए और बी के लिए जो प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन है वह मान लिया जाएगा कि 31 मार्च 2019 तक हो गई है या फिर उससे पहले हो गई है। यदि अर्थवर्क्स जो है साइट प्रिपरेशन के लिए वो कंप्लीट हो गया है, या फिर जो एक्सकावेशन है फाउंडेशन के लिए वो स्टार्ट हो गई है 31 मार्च 2019 से पहले। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का क्या मतलब है उसे भी यहाँ पे बताया गया है। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का मतलब है जहाँ पे कि बिल्डिंग परमिट या फिर कंस्ट्रक्शन परमिट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है, ताकि सैंक्शन प्लान के अकॉर्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी पर प्रमोटर के द्वारा डेवलपमेंट वर्क किया जा सके। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का क्या मतलब है उसे भी यहाँ पे बताया गया है। यानी कि कमेंसमेंट सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब है जो कि किसी भी लॉ के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, ताकि वो अपनी जुडिक्शन में लैंड के ऊपर अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सके और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेवलपमेंट के लिए परमिशन दे सके, उसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी माना गया है। यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क क्या है उसका मतलब भी बताया गया है, यानी कि एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क या फिर इंटरनल डेवलपमेंट वर्क इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो किया जाता है। एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क क्या है उसे भी यहाँ पे बताया गया है। इंक्लूड रोड एंड रोड सिस्टम, लैंडस्केपिंग, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज सिस्टम एक्स्ट्रा, जो कि आप अपने स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। और इंटरनल डेवलपमेंट वर्क को भी यहाँ पे बताया गया है, मतलब कि रोड, फुटपाथ, वाटर सप्लाईज, सीवर्स, ड्रेन्स, पार्क, ट्री प्लांटिंग एक्स्ट्रा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से पहले उसका प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो गया था, तो 1 अप्रैल 2019 के बाद वो जो पुराने जीएसटी की रेट है उसके अकॉर्डिंग जीएसटी पे कर सकता है, यानी कि 6% CGST, 6% SGST या फिर 12% IGST इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अपार्टमेंट इन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की जो कंस्ट्रक्शन है वो कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर या फिर कोई दूसरे पार्ट की है, कमर्शियल अपार्टमेंट बाय प्रमोटर इन रियल इस्टेट प्रोजेक्ट अदर देन रेजिडेंशियल रियल इस्टेट प्रोजेक्ट, तो उसके इसमें से 9% CGST, 9% SGST पे करना है और 18% IGST पे करना है। या फिर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट इन एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अदर देन अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट in which the promoter has exercised the option to pay central tax on construction of apartment at the rate specified in the item। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि यदि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो उस केस में रजिस्टर्ड व्यक्ति को ऑप्शन जो है वो वन टाइम ऑप्शन दी गई है। इस केस में उसे एनेक्चर 4 के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है। यदि वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता है तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि वो नए GST के रेट जो है वो पे करेगा, यानी कि 10 मई 2019 तक यदि वो ये एनेक्चर 4 के अकॉर्डिंग ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो नई GST के रेट के अकॉर्डिंग GST पे करेगा, जहाँ पे कि उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो इनवाइसेस हैं 1 अप्रैल 2019 से 10 मई 2019 तक वो भी इशू कर सकता है, जो वो स्कीम एक्सरसाइज करेगा उसके अकॉर्डिंग। यह है एनेक्शन नंबर 4 जो कि प्रमोटर को सबमिट करना है यदि वो 1 अप्रैल 2019 के बाद ओल्ड GST के रेट पे करना चाहता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करना चाहता है। लेकिन ये फॉर्म 10 मई 2019 से पहले सबमिट करना है। यह फॉर्म जो है आपको जुरिडिक्शनल कमिश्नर के पास सबमिट करना है। यहाँ पे उसे आपको एड्रेस करना है, आपको अपना GST नंबर मेंशन करना है, रियल इस्टेट एक्ट के अंतर्गत आपके जो प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मेंशन करना है, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे बताना है, लोकेशन प्रोजेक्ट की बतानी है, क्लियर डिमार्केशन जो है लैंड की वो बतानी है, इंक्लूडिंग बाउंड्रीज, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। इसके अलावा नंबर, टाइप, कारपेट एरिया और अपार्टमेंट बुकिंग या फिर सेल इन प्रोजेक्ट वो आपको यहाँ पे बताना है। डेट ऑफ रिसीट ऑफ कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी है जो कि आप अपने यहाँ स्क्रीन पे रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट कॉलम टिक करना है।
इसके बाद आपको यहाँ पे ये जो डिक्लेरेशन है वो देनी है कि वन टाइम ऑप्शन है। यदि आप एक बार इसे एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उसके बाद आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी डिक्लेरेशन यहाँ पे देनी है कि जो 1 अप्रैल 2019 से लेके 10 मई 2019 तक की आप इनवॉइस इशू करेंगे तो वो जो आपने ऑप्शन एक्सरसाइज की है उसके अकॉर्डिंग ही आप इशू करेंगे। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।